नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप ठप्याल। साथियों, राजेंद्र भंडारी, महेंद्र भट्ट, दलीप सिंह रावत, सरिता आर्य, महेश जीना, राम सिंह कैला, आप बस बीजेपी नेताओं के नाम लेते हुए जाइए और देखिए कि किन किन को कहां कहां से गांव की जनता ने पटकनी दे दी है। तो वहीं कांग्रेस के कई दिग्गजों ने यह साबित कर दिया है कि गांव की सरकार में भी और जनता में उनका दमखम अभी बरकरार है। प्रीतम सिंह, गोविंद सिंह कुंजवाल और गणेश गोदियाल सहित बहुत सारे नेता ऐसे हैं, लेकिन इनमें करण महाराज कहां पर चूक कर गए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह आप तक खबरों को पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी रख सकें। साथियों, उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जनता का मूड भांपने के नजरिए से 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था। उसमें बीजेपी भले ही बढ़त बनाने में कांग्रेस पर कामयाब तो जरूर हुई है, लेकिन वहीं निर्दलियों ने या फिर बीजेपी के कुछ बागियों ने उसे पटकनी भी दी है। यह बहुत कुछ बयान करता है और ये बताता है कि इन चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस के भीतर कई दिग्गज नेताओं की दुकान बंद हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सत्ताधारी दल बीजेपी की। 2027 को लेकर बीजेपी को जनता ने क्या मैसेज दिया है, इस पर विचार करने की जरूरत है। सरिता आर्य नैनीताल से विधायक हैं, लेकिन वो अपने बेटे रोहित आर्य को जिला पंचायत का चुनाव नहीं जिता पाती हैं। यही हाल राम सिंह कैला का है, वो अपनी बहू को चुनाव नहीं जिता पाते हैं। तो महेश जीना जो सल्ट से बीजेपी के विधायक हैं, वह अपने बेटे करण जीना को क्षेत्र पंचायत का चुनाव जिताने में नाकामयाब रहते हैं। वहीं राजेंद्र भंडारी जो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते करते अचानक दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंच जाते हैं और बीजेपी का पटका पहनकर सदस्यता ले लेते हैं। फिर बीजेपी उन्हें उपचुनाव में प्रत्याशी भी बनाती है, लेकिन जनता के हाथों उनको करारी शिकस्त मिलती है। फिर भी यह समझा जा रहा था कि भंडारी साहब का दबदबा अभी बरकरार है, लेकिन जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव में उनकी पत्नी की हार हुई है, यह राजेंद्र भंडारी की राजनीति के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा गया है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी उनको आगे 2027 में टिकट देगी या फिर नहीं देगी। साथ ही उससे भी बड़ा सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है, महेंद्र भट्ट को। महेंद्र भट्ट दोबारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, राज्यसभा में वो सांसद भी हैं और अब कहा जा रहा है कि महेंद्र भट्ट के भी खराब दिन आने वाले हैं। क्योंकि उनका जो खुद का वार्ड है, वहां से बीजेपी का प्रत्याशी निर्दलीय के हाथों हार गया है। यानी चमोली जिले में राजेंद्र भंडारी और महेंद्र भट्ट दोनों ही फिसड्डी साबित हुए हैं। एक जमाने में दोनों दुर्विरोधी थे, लेकिन अब दोनों बीजेपी में हैं। और आपको ये बता दूं, यह उसी चमोली जिले का हाल है जहां से मात्र 21 साल की युवा प्रियंका नेगी सारकोट ग्राम प्रधान चुनी जाती हैं। कितनी सकारात्मक तस्वीर है कि जनता ने प्रियंका नेगी और उनके जैसे युवाओं को सिर माथे पर बिठाकर अपना ग्राम प्रधान, बीडीसी और पंचायत चुनाव में जीत से नवाजा है। यह बहुत सुंदर संदेश गैरसैंण, चमोली और कर्णप्रयाग से निकलकर आ रहा है। लेकिन बीजेपी में दिग्गजों को झटके लगने की बात यहीं पर नहीं थमती है। पौड़ी में बीजेपी के विधायक महंत दलीप सिंह रावत की पत्नी नीतू रावत भी चुनाव हार जाती हैं। उनकी भाभी बीडीसी का चुनाव हार जाती हैं। ये क्या संदेश देता है? पहले वह नगर निगम कोटद्वार से चुनाव हार चुकी थी, तो क्या इस बार महंत दलीप रावत की राजनीति पर भी सियासी ग्रहण 2027 में लग सकता है? तो वहीं बंशीधर भगत को लेकर भी यह माना जा रहा है कि वह भी बेला तोलिया को चुनाव जिताने में नाकामयाब रहे हैं, और वो भी एक निर्दलीय के हाथों से। तो ये एक बहुत बड़ा झटका बंशीधर भगत के लिए भी है। नैनीताल उनकी प्रतिष्ठा की सीट थी, जहां अजय भट्ट भी प्रचार करते हैं, वहां पर भी उनको झटका लगता है। और वहीं सोमेश्वर के अंदर रेखा आर्य जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, वहां उनका निवास भी है और उनका वोट भी है, वहां भी बीजेपी के प्रत्याशियों को झटका लगा है। तो पूरन सिंह फटियाल की बेटी सुष्मिता फटियाल भी चुनाव हार गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी के भीतर का जो परिवारवाद था, उसमें महंत दलीप रावत की पत्नी, उनकी भाभी, राजेंद्र भंडारी की पत्नी, सरिता आर्य का बेटा, महेश जीना का बेटा और भी बहुत सारे लोग सब चुनाव हार गए हैं। यानी कि बीजेपी के परिवारवाद को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। बीजेपी को पार्टी के नाते भले ही अच्छी कामयाबी मिली है, लेकिन जहां पर पत्नी, बेटे, बेटियों पर दांव लगाया गया, बीजेपी चुनाव हार जाती है। यानी जहां पर बीजेपी में परिवारवाद चला है, वहां जनता ने बीजेपी को चोट दी है। और जहां जहां बीजेपी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं पर भरोसा करके लाई, वहां बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। लेकिन कांग्रेस में तस्वीर ठीक इसकी उल्टी है।
कांग्रेस में सूरवीर सजवाण और प्रीतम सिंह अपने बेटों को चुनाव जिताने में सफल हो जाते हैं। हालांकि यह लगातार बवाल शुरू हो गया है। जिस तरह से जो अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई, जिसमें देहरादून को महिला कोटे में रखा गया, यह हम अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बता चुके हैं। तो वहीं पौड़ी में कांटे की टक्कर के बीच गणेश गोदियाल ने जिस तरह से ताकत झोंकी थी, उससे वहां कांग्रेस को कई जगहों पर बहुत अच्छी कामयाबी हासिल हुई है। तो वहीं कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी जोगेश्वर में अपनी पुत्रवधू सुनीता कुंजवाल को भी चुनाव जिताकर जबरदस्त वापसी की है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अल्मोड़ा में कांग्रेस अच्छी फाइट जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अब देने वाली है। धारचूला में भी कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने अपना पूरा दमखम दिखाया है। लेकिन पिथौरागढ़ में मयूख महर और करण महारा के बीच जो नगर निकाय चुनाव के समय से जंग छिड़ी थी, क्या उसका खामियाजा इस बार पिथौरागढ़ जिले में कांग्रेस को भुगतना पड़ा है? क्या कांग्रेस के शीर्ष नेता ये देख नहीं पा रहे हैं कि महारा और महर की जंग में पिथौरागढ़ में कांग्रेस चौपट पर चौपट ही होती जा रही है? सियासी कॉरिडोर में भी दबी जुबान में कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि रानीखेत में कांग्रेस का सुपड़ा कैसे साफ हो गया। एक भी सीट कांग्रेस को जीत दिलाने में करण महारा अपने ही गृह क्षेत्र में नाकामयाब रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि जनता के मूड भांपने के लिए इस चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा था और उस नजरिए से पंचायत चुनाव से बहुत बड़े मैसेज निकल कर आए हैं। सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि बीजेपी के परिवारवाद को जनता ने सिरे से नकार दिया है और कांग्रेस के भीतर जो छत्रप थे वो अपनी सियासी जमीन को बचाने में कामयाब रहे हैं। वहीं इतनी बड़ी तादाद में निर्दलियों और बागियों का जीतना क्या इशारा करता है? क्या विपक्ष के पक्ष में जो माहौल बन सकता था उसको भुनाने में कांग्रेस एक बार फिर से नाकामयाब रही है? और क्या बीजेपी को इस बात पर फिर से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि धीरे धीरे जनता में उसको लेकर नाराजगी और गुस्सा लगातार बढ़ ही रहा है? 2027 के नजरिए से सत्ताधारी बीजेपी या विपक्षी कांग्रेस जनता के इस मैसेज को कितना बेहतर कर पाती है, वह तो 2027 में ही पता चल पाएगा। तो साथियों, इस रिपोर्ट पर आप भी अपनी बेबाक राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह आप तक खबरों को पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी रख सकें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।